एसएससी जीडी से रिलेटेड एक भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। मैं इस वीडियो को पूरा खत्म करने से पहले एक एक फोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका काम क्या है। मैं बताऊंगा बीएसएफ क्या होता है इस वीडियो के लास्ट में, सीआरपीएफ क्या होता है, जॉब के बाद क्या काम रहता है, सीआईएसएफ क्या होता है। हाँ भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एक ऐसा कमीशन है जो बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं कराता है, बहुत सारे एग्जाम कराता है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग, जीडी। तो इन सब में से एग्जाम होता है एसएससी जीडी। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी बातचीत करने वाले हैं, ए टू जेड। एसएससी जीडी से रिलेटेड एक भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में एक एक बात पर मैं चर्चा करूंगा। एसएससी जीडी होता क्या है, कौन कौन सी फोर्सेज में जॉब मिलती है, एज लिमिट्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए शैक्षिक, इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके क्या फायदे हैं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, मेडिकल कैसा होता है, एक एक बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले एसएससी जीडी होता क्या मैं आपको बता दूं। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, जीडी यानी कि एक कांस्टेबल की पोस्ट होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जगह अलग से आती है, भर्ती अलग से आती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जगह अलग से आती है, भर्ती अलग से आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अलग से आती है। ठीक उसी प्रकार से भारत की हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनमें जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो एसएससी जीडी एग्जाम के द्वारा होती है। इसमें आपको भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहां पर जॉब करने का मौका मिलता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी। इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। ये होती क्या है, मैं इस वीडियो को पूरा खत्म करने से पहले एक एक फोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका काम क्या है। मैं बताऊंगा बीएसएफ क्या होता है इस वीडियो के लास्ट में, सीआरपीएफ क्या होता है, जॉब के बाद क्या काम रहता है, सीआईएसएफ क्या होता है, इनका क्या काम रहता है, आईटीबीपी कहां पोस्टिंग होती है, क्या काम रहता है, एसएसएफ क्या होता है। इन सब पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि भाई उस हिसाब से आपको जब पता होगा कि आपका काम क्या रहने वाला है जॉब के बाद, तो आपका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार अपना प्रेफरेंस आप रख सकते हैं। आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस में पहले जाना है, किस में बाद में जाना है, क्या हमारा प्रेफरेंस रहना चाहिए। तो एक एक बात मैं करूंगा लास्ट में कि भाई कौन सी फोर्स का क्या काम है, कौन सी फोर्स क्या काम करती है, क्या इनका मीनिंग है, क्या हमें इसमें जाना सुटेबल है या नहीं। तो पहले हम एसएससी जीडी की शुरुआत करते हैं। जीडी एग्जाम होता क्या है उससे रिलेटेड सारी बात करते हैं। इस बार जो जीडी का एग्जाम होने वाला है बेटा, उसमें कुल जो पद हैं 39,481 हैं, यानी कि लगभग 30-40 हजार पद हर बार हर साल आपको देखने को मिल जाते हैं एसएससी जीडी में। तो काफी सारे पद इसमें आते हैं। एज लिमिट क्या होती है भाई, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। जब आप 18 साल के मिनिमम हैं, वो आपके एग्जाम फॉर्म में बताया जाता है कि किस तारीख को आप 18 साल के होने चाहिए। तो 18 साल आपकी मिनिमम एज होती है, कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 23 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो रिलैक्सेशन भी होता है। जैसे आप देख लीजिए एससी एसटी में अगर आप हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 23 + 5 28 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 23 और 3 26 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो लोग भी 3 साल के रिलैक्सेशन के साथ 26 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप 18 साल के कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा 23 साल के हो, और कैटेगरी वाइज एससी एसटी में 28 साल तक, ओबीसी में 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये आपको यहां पर बताता हूं मैं आपको। भाई देखिए, तो शैक्षिक योग्यता में क्या होना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। आप मैट्रिक पास होने चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए किसी भी अच्छे बोर्ड से, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है या आपके स्टेट का कोई बोर्ड होता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे किसी बोर्ड से आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए। भाई अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसके बहुत मायने हैं यहां पर। जैसे अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो मैक्सिमम मार्क्स है उनका
बोनस मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, 160 नंबर का एसएससी जीडी का पेपर होता है पूरा, तो 160 का 5% यानी कि 8 नंबर आपको बोनस में मिल जाएंगे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। मतलब अगर एग्जाम का कट ऑफ 120 नंबर रहा है और आपके 112 नंबर आते हैं तो 8 नंबर आपको बोनस में मिलेंगे, तो 112 प्लस 8 आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे 120 नंबर लाकर। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप 3% जो है आपको बोनस अंक मिलेंगे, 160 जो मैक्सिमम मार्क्स है उनके, और ए सर्टिफिकेट वालों को 160 के 2% नंबर बोनस में मिलेंगे। तो काफी फायदा, एक एक नंबर बहुत इंपोर्टेंट होता है, तो एनसीसी वालों को फायदा यहां होने वाला है। इसके बाद जब फॉर्म आता है तो फॉर्म में एग्जाम की फीस क्या होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी या यूडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 100 रुपए एग्जाम फीस देनी होती है। एससी एसटी के बच्चे के लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं होती है, और अगर आप फीमेल की बात करें तो कोई भी कैटेगरी की लड़कियां हो उनके लिए कोई भी एग्जाम फीस नहीं होती है, 0 रहती है। इसके बाद में बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, पेपर कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी जो एग्जाम होता है ऑनलाइन के माध्यम से होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर पर पेपर होता है। 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। टोटल सबके 20 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जैसे पहला पार्ट होता है हमारा, वो है आपका सामान्य तर्क एवं बुद्धि, यानी यहां पर बात हो रही है जनरल इंटेलिजेंस की, यानी कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग यहां पर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 नंबर आपको मिलते हैं। दूसरा सामान्य ज्ञान जीके और सामान्य जागरूकता जीए, ये मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं और इसके भी 40 नंबर होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रारंभिक गणित, प्रारंभिक गणित से मतलब यहां एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से होता है, यानी प्रारंभिक गणित से अर्थ है यहां पर अर्थमेटिक मैथ्स पूछा जाता है, अर्थमेटिक गणित आता है यहां पर, और एडवांस में से केवल मेंसुरेशन पूछा जाता है। इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 40 नंबर का इसमें आपका बनता है। इंग्लिश या हिंदी, इसमें आपको खुद चुनना होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय आप इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या हिंदी सब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं, वो आपको वहां सेलेक्ट करना होता है। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे पेपर में, अगर हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के सॉल्व करने को मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे हिंदी की तरफ जाते हैं इस एग्जाम में, जहां तक मैंने देखा है। तो इस तरीके से 80 प्रश्न और 40 टोटल 160 नंबर, और इन 80 प्रश्न को करने का जो समय आपको मिलता है वो 1 घंटे मिलता है 60 मिनट। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलत क्वेश्चन में आपको आधा नंबर कट जाता है, यानी 0.5 नंबर ईच रॉन्ग आंसर का आपका काट लिया जाता है। एक गलत उत्तर आप करेंगे तो आधा नंबर माइनस हो जाएगा आपका, है ना भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सही करने पर 2 नंबर, गलत करने पर आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है यहां पर। तो ये आप समझ गए होंगे एग्जाम पैटर्न को, ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे जरा ध्यान से। फिर जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है। ये आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आपका रेस होता है। यानी कि मैं 2 पार्ट में इसलिए दिया गया है, ये देखिए वो कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन के बाहर के हैं, जो लद्दाख में नहीं रहते, बाकी सबके लिए जो होता है, जो लड़के हैं मेल कैंडिडेट हैं, लड़कों के लिए एक रेस होती है, एक दौड़ होती है 5 किलोमीटर की, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर आपने 24 मिनट से 1-2 सेकंड भी ज्यादा ले लिए तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। 24 मिनट के भीतर आपको ये कंप्लीट करनी होती है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की एक रेस होती है, जो आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और जो लोग लद्दाख रीजन के हैं, जो लद्दाख में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो फिजिकल इतने एफिशिएंट नहीं होते वहां के लोग, ऐसा मानते हैं। तो भाई इनके लिए 1.6 किलोमीटर होता है, 7 मिनट में 1600 मीटर कवर करना होता है लड़कों को, और लड़कियों को 800 मीटर 5 मिनट में कवर करनी होती है। ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जब आप फिजिकल क्रॉस कर लेते हैं तो आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है। क्या मानक होने चाहिए आपके शरीर के, यानी आपकी बॉडी की हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड होता है। देखिएगा ये होता है वो मानक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ये जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए, जो लड़के हैं मेल कैंडिडेट हैं, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट का होना चाहिए, और जो लड़कियां हैं वो 157 सेंटीमीटर हाइट की होनी चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए। और जो एसटी कैटेगरी की बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए, लड़कों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होगी यहां पर।
ये आपकी देखिए लिखा हुआ है बाकायदा, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी, आप अच्छे से देख सकते हैं। चेस्ट केवल लड़कों के लिए होता है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चेक होता है। यानी कि अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी के लिए तो 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, बिना फुलाए, बिना एक्सपेंड किए हुए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होता है, फुलाना होता है। तो 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 85 कम से कम जरूर होना चाहिए सीना, यानी कि चेस्ट। और अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर के बाद लगभग 81 सेंटीमीटर आपका सीना यहां पर एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट था, ये आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, और ये एग्जाम का पैटर्न होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे सैलरी क्या रहती है। इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। मेडिकल जो टेस्ट होता है वो आपका कब होता है, लास्ट में होता है, जब आपने पेपर पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद मेडिकल टेस्ट अपने अपने नियमों के अकॉर्डिंग होता है, स्टैंडर्ड पर होता है। जैसे कि आई साइट आपकी चेक होती है, 6/6 होनी चाहिए, ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, ये सब बातें वहां पर चेक होती हैं। और आखिरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आपका सैलरी क्या रहती है, इसमें जो पे स्केल होती है वो 21,700 से लेकर 69,100 वाली पे स्केल होती है। ये बेसिक पे, 2000 ग्रेड पे वाली जॉब है, जैसे कि 2000 ग्रेड पे वाली जॉब है ये, तो इसमें लगभग शुरुआती दौर में आपकी सैलरी 30,000 के आसपास बनती है। थोड़ा सैलरी ऊपर नीचे होती है, रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग भी चलता है इसमें कुछ। अगर आप ऐसे किसी रीजन में हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा रिस्क फैक्टर है या ज्यादा परेशानी होती है वहां सेवाएं देने में, तो वहां के अकॉर्डिंग आपका ख्याल भी रखा जाता है, सैलरी या अलाउंसेज आपको थोड़े से ज्यादा मिलते हैं और सुविधाएं थोड़ी ज्यादा मिलती हैं, तो इस हिसाब से आपकी सैलरी कभी थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये 2000 ग्रेड पे वाली जॉब है। तो अब हमें प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए, मेरी एक एक बात को आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे मुझे ऐसा लगता है। अब हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, इन पोस्ट का मतलब क्या होता है वो जल्दी से एक बार समझ लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि किस पोस्ट को पहले और बाद में भरना है। जैसे बीएसएफ की बात करूं तो नाम से स्पष्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। तो बीएसएफ की पोस्टिंग कहां होती है, अगर आप बीएसएफ में चुने जाते हैं तो बीएसएफ की जो पोस्टिंग होती है वो बॉर्डर पर होती है। बॉर्डर पर, लेकिन कौन से बॉर्डर पर भाई, जो हमारा भारत का पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हमारा भारत से बांग्लादेश का बॉर्डर है, भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, यानी मुख्य जो है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के जो सीमाएं हैं, वहां पर आपको बीएसएफ के जवानों को काम करना होता है, वहां पर आपको नियुक्त किया जाता है। तो वहां की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश मुख्य रूप से। तो थोड़ा सा वहां पर आप जानते ही हैं कि किस स्थिति में काम होता है, तो आपको थोड़ा सा यहां पर रिस्क फैक्टर रहता है। सीआरपीएफ ये होता है हमारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहां पर ये रिजर्व हमारा पुलिस फोर्स होता है। ये ज्यादातर आप देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए थोड़ा ज्यादा होता है, ये ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर इनको बुलाया जाता है, या आतंकवाद से रिलेटेड टेररिज्म की कोई घटना हो रही है तो उनको मैनेज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, या कोई किसी जगह स्पेशल चुनाव के मौके पर या किसी विशेष मौके पर जब फोर्स की जरूरत होती है तो इस रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स को यूज किया जाता है, सीआरपीएफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नक्सल वक्सल क्षेत्रों में पोस्टिंग होती है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सीआईएसएफ, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम होता है, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आप नाम से समझ गए होंगे कि यहां पर जो पोस्टिंग होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे आपने देखा होगा मेट्रो है, एयरपोर्ट है, कोई रेलवे स्टेशन है, तो यहां पर, या कोई बड़ी ताजमहल है, ऐसी कोई चीज है जहां पर आपको इंडस्ट्री है, कोई कोई मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर है, इस टाइप की जगह पर सीआईएसएफ को लगाया जाता है। यानी कि सबका काम सुरक्षा करना ही है, लेकिन यहां पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में आपको पोस्टिंग जो है एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, किसी मंदिर, किसी ताजमहल, ऐसी जगह पर मिल जाती है, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम रहता है वहां पर, ऐसा मान सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस ऊपर ले जा सकते हैं। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल भी देखो एक सीमा बल ही है, आप नाम से समझ रहे होंगे, ये भी सिक्योरिटी बॉर्डर पर ही होती है, लेकिन ये जो बीएसएफ होती है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है, और ये जो आपका बांग्लादेश के बॉर्डर पर होती है। लेकिन जो सशस्त्र सीमा बल है ये होती है आपके नेपाल के बॉर्डर पर, और आप जानते हैं नेपाल और भारत का कोई खास बॉर्डर नहीं है, एक कदम रखो नेपाल पहुंच गए, इधर आ गए भारत में, तो नेपाल का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है, ऐसे बॉर्डर्स पर ये आपका सशस्त्र सीमा बल वहां पर पोस्टिंग मिलती है आपको, तो इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि
इंडियन और तिब्बत और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर ये पोस्टिंग होती है। थोड़ी जॉब टफ होती है आईटीबीपी वाली, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले पहाड़ों पर पोस्टिंग होती है। चाइना के बॉर्डर पर जो तिब्बत वाला चाइना वाला पार्ट है, तो वहां पर चाइना से जहां सीमा लगती है वहां पर ये इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कई बार माइनस में चला जाता है, बर्फीले पहाड़ों के बीच रहना पड़ता है, वहां जीवन थोड़ा जीना मुश्किल रहता है। तो इससे थोड़ा सा आप उस हिसाब से रिस्क फैक्टर को समझते हुए अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हैं। असम राइफल्स, असम राइफल्स क्या होता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के यानी पूर्वोत्तर राज्यों में जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस फोर्स है वो ये है असम राइफल्स है। यानी कि वो सिक्योरिटी फोर्स जो है पूर्वोत्तर राज्यों में जो सिक्योरिटी प्रदान करती है ये फोर्स, वो असम राइफल्स होती है, जो हमारे 6-7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर। ऐसा नहीं कि इसकी पोस्टिंग केवल असम में ही होगी, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एसएसएफ, आपने सुना होगा, एसएसएफ को नंबर 1 पर भरते हैं सब बच्चे, और सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी का आजकल जाता है। क्योंकि एसएसएफ होता क्या है, ये होता है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स का मतलब है, यानी इसकी जो पोस्टिंग होती है वो मंत्रालय में, सचिवालय में होती है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यानी मंत्रालय में मंत्रियों को आसपास जो सिक्योरिटी फोर्स आप देखते हैं, या सचिवालय में जहां पर, तो आपको मंत्रालय सचिवालय में, यानी ऐसी किसी बड़ी सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है जहां पर मंत्रालय हो, सचिवालय हो, और मंत्रियों के आसपास रहते हैं, आप उनकी सुरक्षा करते हैं, तो वहां पर आपका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम रहता है और शहर में रहने का मौका रहता है। और आप खुद समझ सकते हैं, मंत्रालय में जब आप मंत्रियों के आसपास रहेंगे तो काफी सारे संबंध वहां पर रहते हैं, और सचिवालय में आप पोस्टिंग रहती है। तो ये एक सबसे ज्यादा, इसमें पोस्ट भी बहुत कम आती है, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पोस्ट आती है, पोस्ट भी बहुत कम आती है, इसलिए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का रहता है सबसे ज्यादा। इसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मंत्रालय में या सचिवालय में किसी ऐसी जगह पर, और आपको सैटरडे संडे में ऑफ भी मिलता है, काफी सारी ऐसी बातें इसमें फायदे की हैं आप। इसके अलावा एनसीबी, एनसीबी को भी आप ऊपर रख सकते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी होता है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम, चरस, गांजा या ड्रग्स जो होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस फोर्स काम करती है, नारकोटिक्स काम करता है। जैसे भारत देश में ऐसे नशीले पदार्थ ना आए, लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब लीगल नहीं है, तो इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वहां पर ऐसे नशीले पदार्थों के लिए काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, अब अपनी सुविधा अनुसार आप प्रेफरेंस बना सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस रखना है आप डिसाइड कर लीजिए। आप एसएसएफ रख सकते हैं टॉप पर, आप एनसीबी रख सकते हैं, सीआईएसएफ रख सकते हैं, और एसएसबी रख सकते हैं, और लास्ट में आप ये 4 थोड़े से लास्ट में अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। ये 4 आप ऊपर रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर रख सकते हैं, और ये बाद में आप रख सकते हैं। भाई उम्मीद करता हूं इस वीडियो में कही गई सारी बातें और ये सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन, आप एक एक बात को क्रिस्टल क्लियर समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड बचता है, रह जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिनको एसएससी जीडी में कोई भी डाउट है, क्या से भर्ती होती है, क्या होती है। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए, और एक एक बात को हमने डिस्कशन किया है इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे सारी बातें, तो जुड़े रहिए। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।